वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, आज हम लोग को अपना नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर? तो सबसे पहला प्रश्न हम लोगों के सामने जो है, तरंगों के प्रकार बताइए। क्लियर? तरंगें दो प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक है यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें। यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें। और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। कौन सी तरंगें? और यही हमारे पाठ का नाम भी है, विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्लियर? यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगों को हम लोग मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। विद्युत चुंबकीय तरंगों को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती। और विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि अगर किसी जगह निर्वात है तो ये वहां पर भी गमन कर सकती है। निर्वात का मतलब समझते हैं क्या? हाँ, जहां पर हवा भी ना हो उसे निर्वात कहा जाता है। क्लियर? वात माने हवा और निर माने नहीं, है ना? निर्वात यानी जहां पर हवा भी ना हो उसे निर्वात कहते हैं। क्लियर है? तो अगर किसी ने सिंपल हमसे पूछा कि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, तो हमें बोल रहे हैं तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहला यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्लियर है? वे तरंगें जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें। और विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यांत्रिक तरंगों की जैसे हम बात करें तो ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगें जो होती हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और हमारे चारों तरफ माध्यम है। क्या है हमारे चारों तरफ माध्यम? हवा। क्लियर? हवा के सारे ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाती है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है तो हवा है, इस वजह से आवाज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो वहां पर अगर आप ये सोचें कि आपकी ध्वनि सामान्य तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर माध्यम उपस्थित नहीं है। जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो मैं वापस बोल रहा हूं, किसी ने पूछा तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, तो तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें, दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर है? और विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगें बहुत सारी हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, माइक्रो तरंगें, रेडियो तरंगें। कहने का तात्पर्य यह कि सूर्य से जितनी भी तरंगें आपको ये सब मिल रही हैं वो सब विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। और इन तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों की चाल भी बहुत होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ज्यादातर लोगों को पता होती है। पता है कि नहीं पता? बताओ जरा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? हाँ, लगभग 8 मिनट, है ना? लगभग 8 मिनट। पढ़ लो, आप समझ जाओगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? क्या बोला? विद्युत चुंबकीय तरंगें। पहले आप मुझे बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंगें तो गई तेल लेने। ये बताओ जरा मुझे, ये मैंने जो धारा बनाई है ये कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। पिछला चैप्टर हमने खत्म किया है। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलते हैं उसे कौन सी धारा कहते हैं? हैं? अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कहते होंगे। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण आप इस तरीके से पढ़ते थे, ऐसे तो पढ़ते। सही बोल रहा हूं ना? अच्छी बात है। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा है वो धारा फिक्स धारा होती है या लगातार बदलने वाली धारा होती है? यानी परिवर्ती धारा बोल सकता हूं। सही बोल रहा हूं ना? परिवर्ती धारा बोल सकता हूं। ओके, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो अब मैं बात कर रहा हूं
विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विद्युत यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से मिलकर बनती हैं। क्लियर? काय के दोलनों से मिलकर बनती हैं? अभी जैसे मैंने आपको धारा दिखाई थी, ग्राफ बनाया था, तो वो धारा के दोलन थे। अब आ जाओ इधर, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है जी। जेड अक्ष कैसे होगा आप बताओ? जेड अक्ष ऐसे होगा, है ना? ये धनात्मक जेड अक्ष, अंतर की तरफ बना दूंगा तो ऋणात्मक जेड अक्ष। ये धनात्मक एक्स अक्ष, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष, ये धनात्मक वाई अक्ष, ये ऋणात्मक वाई अक्ष। इतना समझ में आता है? क्या मैं जेड अक्ष को बोर्ड पे ऐसे बना सकता हूं? नहीं बना सकता, इसलिए मैंने दिखाने के लिए ऐसे ऐसे दिखा दिया। ये जेड अक्ष है, तंत पर रहो है, आगे परवाऊं परवाया रहो। आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे? ये बताओ, ये देख रहे हैं, ये कार्ड है, इस कार्ड को मैंने ऐसे रख दिया, यहां रख दिया। आप मुझे बता सकते हैं ये कौन से तल में रखा है? एक्स वाई तल में, क्योंकि ये एक्स और वाई, एक्स वाई तल में रखा हुआ है। सही बोल रहा हूं, है ना? समझ गए ना? हवा में बातें होंगी इसलिए ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्लियर? तो ये कौन से तल में रखा था? अच्छा अच्छा, ध्यान रखना, जेड बना जरूर ऐसे, लेकिन ये जेड है तो ऐसे। अगर ये ऐसे रखा होता कागज का टुकड़ा, ये जो है वो ऐसे रखा होता, तो कौन से तल में होता? जेड एक्स तल। तो मतलब ये जेड एक्स तल है का? अच्छा, और अगर ऐसे धरो हो तो तई है वाई जेड, क्योंकि वाई एरो और जेड एरो, वाई जेड तल में हो तो नहीं हो तो क्लियर है? अच्छी बात है। इसमें एक्स अक्ष के इधर की तरफ है ऐसे, वाई अक्ष ये है और जेड अक्ष ये है। सीन क्लियर है? अब बॉस, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ना, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से मिलकर बनी होती हैं। काय से मिलकर बनी होती हैं? सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के दोलन बना रहा हूं। ये मैंने विद्युत क्षेत्र के दोलन बना दिए। क्लियर? बता सकते हो कौन से तल में दोलन बनाए हैं? कौन से तल में दोलन बनाए हैं? एक्स वाई तल में बनाए हैं भैया। एक्स आ रहा है इसमें और वाई आ रहा है, जेड तो यूं जा रही है। इसमें देखो, धनात्मक वाई अक्ष आ गया, ऋणात्मक वाई अक्ष आ गया। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? कौन से तल में दोलन बने हैं? ये है एक्स वाई तल में बन रहे हैं। एक्स वाई तल में दोलन बन रहे हैं। अच्छा, ये दोलन कौन सी लंग जा रहे हैं? कौन सी तरफ जा रहे हैं? एक्स अक्ष की तरफ जा रहे हैं। सही बोल रहा हूं? यानी ये जो तरंग है वो एक्स अक्ष की तरफ जा रही है, यानी ये जो तरंग है वो एक्स अक्ष की दिशा में बह रही है। तो इसका मतलब ये क्या है? तरंग संचरण की दिशा। बोलो भैया, क्या है ये? ये तरंग संचरण की दिशा कौन सी लंग जा रही है? हाँ, एक्स अक्ष की ओर। अच्छा, ये जो दोलन हो रहे हैं हो तो एक्स वाई तल में रहे हैं, लेकिन कौन से अक्ष के अनुदिश हो रहे हैं? वाई अक्ष के अनुदिश, क्योंकि ये धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में गया, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। तो ये जो दोलन है, आपको यहां पर ये जो विद्युत क्षेत्र दिख रहा है, ये विद्युत क्षेत्र नियत विद्युत क्षेत्र है या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है? तुम कैसे कह सकते हो परिवर्ती है? बदल रहा है। प्रत्यावर्ती धारा में भी अपन ने यही पढ़ा था। अब ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का समीकरण हो गया, सब पढ़े लिखे हो, जिन लोगों का प्रत्यावर्ती धारा क्लियर है उन्हें एक एक बात समझ में आएगी। समझ में आया आपको ये? बोलो भैया, जिस प्रकार आप प्रत्यावर्ती विभव प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण लिखते थे, वैसे ही हमने यहाँ पर ये क्या कर दिया? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का समीकरण लिख दिया। को बोले परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बनाओ, तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के समीकरण को ऐसे लिख सकता हूं। नहीं, यही बात समझ में? बोलो भैया, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है?
ये काय के दोलन है? ये है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के दोलन। क्या है ये? हाँ, काय के दोलन है। हाँ, ये दोलन कौन से अक्ष के अनुदिश कंपन कर रहे हैं? वाई अक्ष के। तो ऐसे लिखो, वाई अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के दोलन। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? अच्छी बात है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये तरंग संचरण की दिशा है, दोलन ऐसे हो रहे हैं। ये काय के दोलन है? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के दोलन। काय के दोलन है ये? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के दोलन है। ठीक है बॉस, काय के दोलन है ये? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के दोलन है। अच्छी बात है। अच्छा मुझे यार एक बात बताओ, ये जो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आप पढ़ते थे, इसे क्या बोलते थे? प्रत्यावर्ती धारा का। तो फिर तुम ही बता दो, जे काय को शिखरमान है? विद्युत क्षेत्र का शिखरमान, यानी यही पॉइंट हो गया। ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का क्या हो गया? शिखरमान। क्या हो गया ये? शिखरमान। ये दोलन इसी तरीके से हो रहे हैं। बोलो भैया, अच्छी बात है। अब इसमें एक और दोलन होते हैं, वो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन। काय के दोलन? बातें हवा में कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। विद्युत क्षेत्र के दोलन आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं वो इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, सही बोल रहा हूं? लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के जो दोलन होते हैं, इस टिप पे नजर मारो, ऐसे। नहीं आई मेरी बात समझ में? कोई मुझे बता सकता है, अगर दोलन ऐसे हो रहे हैं तो ये दोलन कौन से तल में हो रहे हैं? जेड एक्स तल में। समझ गए मेरी बात को? एक्स ये रहा, और चूंकि इधर की तरफ आ रहे हैं तो जेड ये रहा, तो जेड एक्स तल में हो रहे हैं। और ये दोलन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? ये जो दोलन है, अच्छा ये दोलन परिवर्ती है या नहीं है? है। तो इसे ऐसे लिखूं, ये जो मैंने दोलन बनाई है वो काय के दोलन है? परिवर्ती है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के दोलन है। काय के दोलन है? अगर वाकई में आपको ये बात समझ में आ गई तो बताओ, ये चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा मान है? शिखर मान। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आप मुझे बता सकते हो, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के जो दोलन है वो एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? 180 नहीं है, जबरदस्ती मत करो। आप गौर से देखो, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के दोलन ऐसे हो रहे थे, बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के दोलन ऐसे हो रहे थे, तो कितने डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भैया। गौर से देखिएगा, दिखाई दे रहा है आपको ये ब्लैक? ये दोलन बोर्ड पे बना है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का, और ये जो दोलन है ये काय पे बना है? ये ऐसे है। कैसे है ये? ऐसे। ऐसे ही तो बनना है ये दोलन। तो आप ये देखिए ना, दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का है कि नहीं? बोलो भैया, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो अब मैं जो बोल रहा हूं बताओ वो समझ में आया कि नहीं? विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती हैं। पल्ले पड़ा? मैं फिर से बोल रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती हैं। जो बोला पल्ले पड़ गया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इतने ही पल्ले पड़ रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र के दोलन मैंने कैसे बनाए? क्यों बनाए? बोला भैया। तो ये दोलन, विद्युत क्षेत्र का दोलन और चुंबकीय क्षेत्र के दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है। ये बात मुझे समझ में आ गई। अब दूसरी बात मुझे ये बताओ, ये जैसे आपने बोला विद्युत क्षेत्र के दोलन, मैंने पूछा कौन से अक्ष के अनुदिश कंपन कर रहे हैं, तो आपने बोला ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, तो वाई अक्ष के अनुदिश कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र के हैं जेड अक्ष के अनुदिश कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र के दोलन कौन से अक्ष के अनुदिश कंपन कर रहे हैं? क्योंकि देखो, जब ये ऐसे आ गए तो धनात्मक जेड अक्ष की दिशा में आ गए, और जब अंदर की तरफ गए तो ऋणात्मक जेड, तो जेड अक्ष की दिशा के अनुदिश कंपन कर रहे हैं, तो बी जेड लिख दूं। बोलो भैया, समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं? और तरंग संचरण की दिशा किधर है?
यानी अगर विद्युत क्षेत्र के दोलन y अक्ष की दिशा में आ रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन z अक्ष की दिशा में आ रहे हैं तो तरंग संचरण की दिशा x अक्ष की ओर होगी। तीनों हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्लियर है? तीनों हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्लियर है? कौन कौन लंबवत होते हैं? विद्युत क्षेत्र के दोलन, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन और तरंग संचरण की दिशा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? आप बताओ, तरंग संचरण की दिशा ऐसी हो गई तो विद्युत क्षेत्र के दोलन यूं हो रहे हैं, बोले भैया, तो ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ही तो हुए। समझ में आ रही है बात? अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन ऐसे हो रहे हैं तो ये भी तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ही हुए। नहीं आई मेरी बात समझ में? अगर एक बात समझ में आएगी तो फिर ध्यान से सुनो। किसी ने पूछा विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती हैं तथा यह दोलन तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। समझ में आ रही है बात? ये तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी ने पूछा विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? तो हम उसे बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती हैं तथा यह दोलन तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? अच्छी बात है। तो पढ़ लो विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे क्लियर है सभी। किसी ने अगर हमसे विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा पूछ ली तो बता देंगे। किसी ने ऐसे ओटी पूछ ली है कि भैया विद्युत क्षेत्र के दोलन z अक्ष की दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन y अक्ष की दिशा में है, तो तरंग संचरण की दिशा क्या होगी? हाँ, क्लियर। अगर किसी ने बोल दिया विद्युत क्षेत्र के दोलन x अक्ष की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन y अक्ष की ओर है, तो तरंग संचरण की दिशा। क्लियर है? मतलब ये तीनों चीजें हमेशा एक दूसरे के लंबवत होती हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ो। आपने परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का समीकरण देखा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण देखा। कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर किसी जगह ये दिख जाए तो आप डर मत जाना। राइट? क्या लिख सकते हैं उसको ध्यान से देखना। कुछ लोग इसे ऐसे लिख देते हैं, ये विद्युत क्षेत्र का समीकरण, ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। राइट? अब बोले जी क्या हत्या आ गई? तो जी भाई हत्या नहीं है। क्लियर? ये क्या है ये समझो। आप बताओ, 5 रुपया माइनस 3 रुपया, यानी रुपया में से रुपया घटाएंगे तो रुपया ही तो मिलेगा। सही बोल रहा हूँ? इसी तरीके से ई वाई बराबर E0 साइन ओमेगा, बगल में टी तो है, समय ही तो है। अब समय में से मैं समय घटाऊंगा तो मुझे समय ही तो मिलेगा। अब ये टी तो समय, ये समय कैसे हो गया? तो आप बताओ, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये पढ़ा है हमने, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, दूरी बटे चाल। बोलो भैया, टी को इधर ले गया, वी को नीचे ले आया। समझ में आ रही है बात? डी क्या है? दूरी। दूरी को हम लोग एक्स से भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? पी क्या है? चाल। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप लोग बताओ, सामान्यतः प्रकाश की चाल को आप कैसे प्रदर्शित करते हो? प्रकाश की चाल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? सी से करते हैं। तो चूंकि वी चाल है तो चाल को सी लिख दूं, तो x/c क्या है? समय ही तो है। तो ये मैंने, ये भी समय है, x/c भी समय है। समय में से समय घटाऊं तो समय ही तो बचेगा। तो ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, और सिंपल वैसे लिख दो तो भी चलेगा। बात समझ में आ रही? बताया इसलिए कल को आपको एग्जाम में ऐसे दिख जाए तो आप घबरा मत जाओ। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो खोज की थी वो मैक्सवेल ने। किसने की थी? मैक्सवेल ने। कोई भी पूछे विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की, तो मैक्सवेल ने की थी। लेकिन प्रायोगिक प्रदर्शन यानी प्रयोग करके विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो थे वैज्ञानिक हर्ट्ज। कौन थे? इसको लिख लो, आप लिखो, इसे लिख लो। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज वैज्ञानिक मैक्सवेल ने की थी, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन सर्वप्रथम वैज्ञानिक हर्ट्ज ने किया। ठीक है, लिख लो अपनी भाषा में।